हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। आज करने जा रहे हैं हम कंपनी एक्ट 2013 और पूरा ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। तो ये एक ओवरव्यू दे रखा है क्या क्या पड़ेगी इस चैप्टर में। फीचर्स पड़ेगी, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी पड़ेगी, कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सिस्टम पड़ेगी, शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, शेयर्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, सारा कुछ पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले है कंपनी एक्ट के बारे में। तो कंपनी एक्ट जो था 2013, इससे पहले था कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, उसमें चेंजेस लाने थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नया एक्ट ही बना दो, कंपनी एक्ट 2013। इसमें 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स है और 29 चैप्टर्स है। ठीक है, उसके बाद एप्लीबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 की कंपनी एक्ट कहाँ पर किस किस बॉडी पे किस एंटिटी पे एप्लीकेबल है। तो सारी की सारी कंपनीज़ जो इस एक्ट के या पहले जो एक्ट था कंपनी से रिलेटेड, मतलब कंपनी एक्ट 1956 में या कंपनी एक्ट 1913 ये 2013 में जो भी कंपनियां रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, और उन पे लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, एक्सेप्ट जो प्रोविजंस इनकंसिस्टेंस है, बल्कि कंपनीज एक्ट के वो वाले प्रोविज़न नहीं लगेंगे जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 या IRDA एक्ट 1999 से सिमिलर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है उससे, तो वो वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। उसके बाद बैंकिंग कंपनी पे भी कंपनी एक्ट लगता है। कंपनी एंगेजिंग इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है। और कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू, जैसे LIC स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई है, तो उस पर भी कंपनी एक्ट लगेगा। और सच बॉडी कोऑपरेटिव विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग फोर्स इन इंडिया, क्योंकि कोई भी अगर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही कोई भी लॉ बनाया गया और उसके तहत कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होती है, उस पर भी कंपनी एक्ट लगेगा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। ये बस देखने हैं, इस पर क्वेश्चन तो आएगा नहीं। उसके बाद कंपनी का मीनिंग, यहाँ पर पता नहीं किस किस की मीनिंग दे रखी है, लेकिन हमने करना है एक्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग। तो एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी डिफाइन है, कंपनी इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब 1956 के या 1956 से पहले कुछ भी था उसके तहत अगर कोई कंपनी बनी है तो उसे कंपनी माना जाता है। ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन है। उसके बाद आ जाता है फीचर्स, कंपनी के फीचर्स क्या है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है कि हाँ वो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एक लॉ की नज़रों में एक अलग बंदा है ये। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है कि मेंबर मरे जिए जो कोई मतलब नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी है, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स और टू द गारंटीड अमाउंट। उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग तो वैसे क्या ही है, कुछ इम्पोर्टेंट है तो बता देता हूँ। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये कई बार उठाया भी ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। वॉर्म लिफ्टिंग ऑफ
कॉर्पोरेट व्हील में पड़ेगी। ये एक केस स्टडी है, एक केस लो है ये। इसमें क्या था, एक बंदे के पास कंपनी थी, कंपनी के सारे शेयर्स थे एक्सेप्ट वन, मतलब लगभग सारे शेयर थे, और उसने ये फर्नीचर का, टिम्बर का इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन अपने नाम पे करवाया, तो उसमें आग लग गई। तो इंश्योरेंस वालों ने क्लेम नहीं दिया ये कहकर कि आपने अपने नाम पे करा रखा था, कंपनी के नाम पे नहीं, कंपनी एक अलग एंटिटी है, ठीक है, तो उसे क्लेम नहीं मिला। कंपनी के पास राइट होती है कि वो कर सकती है, मतलब इंजॉय कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी अपने नेम पे। जो शेयर होल्डर्स है वो प्राइवेट ओनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन की मेंबर में कम और गो बट द कंपनी एग्जिस्ट फॉर एवर, कि मेंबर चेंज हो जाए या डाई हो जाए तब भी कंपनी वाउंड अप नहीं होएगी, एग्जिस्ट करती रहेगी। वो तभी एग्जिस्ट हो सकती है जब उसको लॉ की नज़रों में वाउंड अप कर दिया जाए। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है सारे शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है। अब किस तरह लिमिटेड होती है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी दे रखा है कि कुछ होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कुछ होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और कुछ होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर तक की मेंबर्स की लायबिलिटी होती है, कि अगर 10 रुपये का शेयर है और 6 रुपये मंगवा लिए तो वो सिर्फ लाइबल 4 रुपये तक की है, चाहे कंपनी को जितना मर्जी नुकसान हुआ हो। उसके बाद मेंबर गारंटी बाय नहीं, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसमें मेंबर्स गारंटी दे देते हैं जितने अमाउंट के लिए वो लाइबल है, और ये वाली अमाउंट सिर्फ लिक्विडेशन मतलब वाउंड अप के टाइम ही मंगवाई जा सकती है मेंबर्स के से अमाउंट गारंटीड, ठीक है। उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो भी होती है जिसमें सभी मेंबरों की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। ये शायद इंडिया में ये चीज़ नहीं है, बाकी पता नहीं। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि वो नेचुरल बर्थ से नहीं होती, ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद वही बता रखी है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इट कैन डू एवरीथिंग विच नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सेंड टू द जेल, टेक द ओथ। फांसी नहीं चढ़ाया जा सकती, बस कंपनी को जेल नहीं भेजा सकता, मैरिड ही कर सकती कंपनी, और कोई भी प्रोफेशन लर्न नहीं कर सकती, बाकी सारा कुछ कर सकती है जो नेचुरल पर्सन नहीं कर सकता है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसे ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है एज ए एजेंट, और वो एजेंट को हम डायरेक्टर कह देते हैं। उसके बाद कॉमन सील, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो कोई ना कोई तो सिग्नेचर होना चाहिए कंपनी का, तो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर जो होता है वो उसकी कॉमन सील होती है, और ये एम्प्लॉयर्स या ऑफिसर्स जो होते हैं कंपनी के वो यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन सील है वो रखना ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाँ यही था बस। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी। कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी ना ये सारी है, ये पूरा कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी है और इसको लर्न करना ही पड़ेगा।
कॉर्पोरेट विल की थ्योरी यही कहती है बस कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है। तो हाँ, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। A company at a low, a different person altogether from the subscribers of memorandum. Subscriber of memorandum मतलब जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, जो सबसे पहले उसके शेयर होल्डर बनते हैं, उसे सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं। जो कंपनी है is at low, a different person altogether from the subscriber of memorandum, and though it may be that after incorporation the business is precisely as same as it was before, and the same person are the manager, and the same hand receive the profit, and the company is not in law agent of the subscriber। ये है कि ठीक है, और कि चाहे चाहे ये भी हो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले जैसे बिज़नेस चलता था, इनकॉर्पोरेशन के बाद भी वही लोग चला रहे हो, वही लोग मैनेज कर रहे हो, वही लोग प्रॉफिट ले रहे हो, फिर भी कंपनी जो है वो उन सब्सक्राइबर्स की एजेंट नहीं है, बिल्कुल अलग बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन है उनसे। नॉर आर द सब्सक्राइबर एज द मेंबर लाइबल टू एनी शेप फॉर्म और फॉर्म एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। मतलब ये एक्सेप्शंस होगी, एक्सेप्ट मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस में हम आगे बढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फील्ड में। तो बस ये कह रही है कि कंपनी जो है उसका वजूद मेंबर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी लिखा है कॉर्पोरेट विल इज अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। आर शील्डेड, द मेंबर्स ऑफ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एक्शन। मतलब ठीक है ना, समझ गए ना कि कंपनी को लॉस हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि मेंबर को ही पे ही करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि जो कोई ये कॉर्पोरेट व्हील है, कॉर्पोरेट व्हील मतलब समझते VEIL, व्हील मतलब होता है पर्दा। तो ये कॉर्पोरेट व्हील जो है ये लिफ्ट अप किया जा सकता है, ये पर्दा उठाया जा सकता है बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। तो इसका आंसर है हाँ। कुछ एक्सेप्शंस है, ये 5 एक्सेप्शंस है। इन एक्सेप्शंस में जो कंपनी है और उसके जो मेंबर है उसको एक ही मान लिया जाता है, और जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो मेंबर्स पे थोप दी जाती है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का 5 जो वो है, 5 याद करने पड़ेंगे। तो कब कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है? सबसे पहला है टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज़ टू फाइंड वेदर द कंपनी इज़ कोएनिमी और फ्रेंड। मतलब कि कंपनी हमारी दुश्मन है या फिर हमारी दोस्त है। तो इसका एग्जांपल है कि इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है और एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, लेकिन उसके सारे के सारे मेंबर्स पाकिस्तानी हैं। तो कोर्ट ये कह सकता है कि सिंस द सारे मेंबर्स जो है वो पाकिस्तानी है, तो ये कंपनी भी पाकिस्तानी होएगी और हमारी एनिमी होएगी। तो कॉर्पोरेट व्हील उठा दिया जाएगा, तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो मेंबर्स की लायबिलिटी बन जाएगी। वैसे पाकिस्तान हमारी एनिमी अभी है नहीं, लेकिन अगर ट्रेडिंग की हमने एनिमी के साथ, अगर ट्रेडिंग करते हुए पाएगी। अगर उसके अफेयर्स अंडर कंट्रोल है ऑफ द पीपल ऑफ एनिमी कंट्री, अगर पाकिस्तान के जो बंदे हैं अगर वो कंपनी के अफेयर कंट्रोल कर रही है, तब कंपनी एनिमी कंपनी बन जाएगी। और जो कोर्ट है वो एग्ज़ामिन करेगा द करेक्टर ऑफ कंपनी
और वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट भी कर सकता है। तो ये पहला था। अब सेकंड है, सेकंड में क्या होता है, कुछ ये टैक्स बचाने की एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे ए है, ए का बिजनेस है, ए इसका बिजनेस है और इससे बहुत अच्छा ए कमाता है। ठीक है, तो इसने इस बिज़नेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, ए लिमिटेड नाम दे दिया। तो ए लिमिटेड अब साल के अंत में इसने देखा कि कंपनी पे तो टैक्स लग रहा है 30%। तो इसने क्या किया कि जो कंपनी के अकाउंट है उसमें इसने अपने आप को लोन दिया, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी ये मान कर यूज़ कर रहा है, और 1 करोड़ का इसने अपने आप को लोन दे दिया, और फिर कंपनी के अकाउंट में वो चीज़ बैड डेब्ट दिखा दी। ठीक है, तो कंपनी के अकाउंट में से जो प्रॉफिट है वो तो घट गया, और इसके पास इसको लोन मिल गया, तो इस तरह टैक्स सेव हो गया। तो ये चीज़ अगर बचाना कोई इस तरह की चालाकी दिखाता है और सरकार देख लेती है, तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है और कह सकती है ए और तुम्हारी कंपनी दोनों एक ही एंटिटी हो और तुम अपने आप को लोन ही नहीं दे सकते। तो इन द सर्टेन मैनर कंसर्न विद द law of tax duties and stamp, particularly where the question of controlling of interest issue, where corporate entity is used to evaluate or circumventive tax, जहाँ पर टैक्स की चोरी या टैक्स बचाना, चोरी ही कहेंगे इसको, जहाँ पर टैक्स की चोरी प्रैक्टिस की जा रही हो, वहाँ कोर्ट डिसएग्री कर सकता है कॉर्पोरेट एंटिटी में। ये केस लो है। इसमें कंपनी जो थी वो जेन्युइन कंपनी भी नहीं थी, और huge income by the way of dividend and interest, so he opened new company and purchased his share to the exchange by income by the company was transferred back by the way of loan. The court decided that private company were shame and the corporate will was lifted to decide the real income of the owner. Okay, उसके बाद है तीसरा केस भी कुछ ऐसा है। तीसरा केस में, लेकिन ये थोड़ी कंपनी ओरिजिनल है, जेन्युइन कंपनी है ये। और इसमें क्या हो रहा है, जो कंपनी है, एक सेकंड में देख लो। Did not find take place. The dividend income, it was taken into account for the purpose of calculating the bonus. Sometimes the company transferred the share of B Limited to C Limited or separately wholly owned by it. इसमें भी ऐसे कुछ होता है। इसमें होता है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है, ओरिजिनल सी कंपनी है ये, एक ए लिमिटेड। अब इसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसके पास 10 एम्प्लॉयर्स है, तो अब इनको सैलरी देनी है। अब सैलरी में इनको बोनस भी देना होता है, तो बोनस तब देते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, या इसके शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, या बोनस देना है एम्प्लॉयज़ को।
तो वो होएगा जब प्रॉफिट होएगी, तो इसके ओनर ने देखा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये अब देना नहीं चाहता, ना शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहता, ना एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहता। तो इसने एक और बेकार सी अनजेन्युइन कंपनी बनाई, कोई कुछ भी दे दिया, XYZ लिमिटेड। और फिर इसमें वही काम किया, इसको लोन दिया और बैड डेब्ट्स दिखा दिए वो के सारे, और इस तरह से अपना लॉस दिखा दिया और प्रॉफिट कम कर दिया। तो इस तरह इसने बोनस भी बचा लिया और डिविडेंड भी बचा लिया। तो ये जब सरकार ने देखा तो उन्होंने कॉर्पोरेट व्हील की आइडेंटिटी लिफ्ट ऑफ कर दी। ये केस हुआ था। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज ए एजेंट। एक सेकेंड, दिख रहा है ना आपको? एक सेकेंड। सो जो कि पॉइंट नंबर 4 है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्ड एज एन एजेंट और द ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर of another company and may therefore be deemed to have lost its identity. कोई भी एक कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना लेती है अगर, और उसको एज अ एजेंट यूज़ करती है अपने लिए, तो कॉर्पोरेट व्हील जो है वो लिफ्ट अप किया जा सकता है। ये जो केस लो दे रखा है, ये इसमें क्या रखा है कि एक कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी, ये मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, ये लाइसेंस ऑब्टेन करना चाहती थी व्हीकल्स के लिए, लेकिन वो अपने नाम पे अप्लाई नहीं कर सकती थी। तो उसने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उन्होंने एप्लीकेशन डाली उनके नाम पे, सब्सिडरी कंपनी के नाम पे, और जो व्हीकल्स थे सारे के सारे सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो गए। हेल्ड द पार्टनर एंड द सब्सिडरी कंट्री वॉज, तो इस केस में जो मेंबर्स है, अगर कंपनी एक कंपनी एज आ एजेंट यूज़ कर देती है किसी और कंपनी या किसी एक पर्सन के लिए, तो वो दोनों तो उस केस में कंपनी की आइडेंटिटी लिफ्ट की जा सकती है। उसके बाद है कंपनी फॉर्म्ड फॉर द फ्रॉड और इन प्रॉपर कंडक्ट टू डिफीट द लॉ। मतलब कि अगर कोई गलत काम करने के लिए कोई कंपनी बनाई जाती है, तो और गलत काम अगर पकड़ा गया तो कंपनी का ओनर कह देगा कंपनी तो अलग है, मेरे से अलग आइडेंटिटी है कंपनी की, तो उस केस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जा सकता है। तो ये 5 केस थे। ट्रेडिंग विद एनिमी, उसके बाद व्हेन कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इनवैलिड टैक्स, उसके बाद व्हेन कंपनी फॉर्म other company as their subsidiary country to act as an agent to avoid legal obligation to where the device of incorporation is to adopt some illegal or improper practice। okay, उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कि कंपनीज किस किस बेस पे। ये जो चार्ट है ये वैसे यही चार्ट है, एक्सप्लेन नहीं किया गया आगे। जो चार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले लायबिलिटी। तो 3 तरह की कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लिमिटेड बाय शेयर होती है, जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और जो अनलिमिटेड कंपनी होती है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स वो होती है
जो जिसके सारे के सारे शेयर होल्डर, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अप टू द कंट्रीब्यूटेड उतने ही लिमिटेड होती है जो जहाँ तक जितनी अमाउंट अनपेड है उनके शेयर होल्डिंग पे। टू नो दैट थो द शेयर होल्डर इज co-owner of the company, he is not a co-owner of the company asset. The co-ownership of asset remain with the company because of its nature as a legal person to the extent of right and duty। ठीक है ना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ऐसा होता है जितना उन्होंने जितनी अमाउंट उन्होंने मेमोरेंडम में मेंशन की थी, जो स्टिपुलेटेड अमाउंट थी। जो कॉमन फीचर है वो है लीगल पर्सनालिटी और लिमिटेड लायबिलिटी। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? तो गारंटीड जो कंपनी होती है उसमें ये चीज़ होती है कि कंपनी जब वाइंड अप हो जाए, जब कंपनी ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही ये पार्टनर्स की ये जो गारंटीड अमाउंट है ये क्लेम की जा सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती है, और अप टू द कंपनीज लायबिलिटी ही क्लेम की जा सकती है। और लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है उसमें ये चीज़ नहीं होती, और उसमें कभी भी ये चीज़ किसी लाइफ टाइम में कभी भी कॉल अप की जा सकती है। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी होती है जहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है ऑन द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। सारे के सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो सिर्फ वाइंड अप के टाइम ही ये वाली लायबिलिटी और जो हैवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी के फीचर्स होते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कि कितने मेंबर्स होते हैं चाहिए। तो एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी एक होती है 1% कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी में, जो 1% कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर हो सकता है।
ओपीसी जो वन पर्सन कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होती है वो एस में प्रिस्क्राइब होती है और उसमें एटलीस्ट 1 मेंबर तो होना ही चाहिए। उसके बाद मिनिमम पेड अप कैपिटल पे कोई लिमिटेड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पे है, वो आगे पड़ेगी। जो मेमोरेंडम में दूसरे एक पर्सन का नेम लिखा होना चाहिए, जो अगर मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहता तो वो वाला बंदा नया मेंबर बन जाएगा। ऐसा चीज़ मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है मेमोरेंडम पे, उसका जो रिटन कंसेंट है वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में सबमिट करवाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेशन। और ये वाला पर्सन का जो कंसेंट है ये विड्रॉ भी करवाया जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग मेंबर है जिसने नेम दिया है वो इस मेंबर का कभी भी नेम बदल सकता है। उसके बाद एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टर ऑफ नेचुरल पर्सन। ये जो मेंबर है ये कौन बन सकता है? सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बन सकती। और जो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और इंडियन में रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट वो होता है जो 182 डेज़ में प्रीसीडिंग ईयर में जिसने स्टे किया हो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा या 182 डेज। और वो ही नॉमिनी भी बन सकता है। और एक बंदा एक से ज़्यादा 1 पर्सन कंपनी नहीं बना सकता और ना ही नॉमिनी बन सकता है। तो कोई भी माइनर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता और ना नॉमिनी बन सकता है। माइनर मतलब क्या होता है माइनर? ये कंपनी जो है सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी जाती है उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। कैन नॉट कन्वर्ट फॉर टू एनी काइंड अनलेस। हाँ, अब इसमें लिमिट की बात होगी है। पेड अप शेयर कैपिटल जो है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा चले जाए या फिर जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तब उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। और 2 साल से पहले वो वॉलंटरीली किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवा सकती अनलेस ये दो कंडीशन हो जाए। इफ़ 1 पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी contradict the provision, they shall be punished with the fine which may extend to the 10,000 rupees। अब फाइन जो है 10,000 रुपीज़ तक लगाया जा सकता है। और फाइन जो है ये अगर ठीक ना किया गया हो तो ये फ़ाइन और लगाया जा सकता है जो कि 1,000 रुपीज़ पर डे तक लगाया जा सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रखा है 1 पर्सन कंपनी की फीचर्स।
उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंपनी विच हैव मिनिमम पेड कैपिटल प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल। उसके राइट उसमें अब थोड़ा सा पीछे बता रखिए कि राइट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है वो नहीं कर सकते। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर्स की वो 200 तक होती है, और मिनिमम जो होती है वो 2 होती है नॉर्मल केस में। 1 पर्सन लिमिटेड में 1 नहीं होती हो सकती है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं कंपनी के, वो मेंबर इन मेंबरों में काउंट नहीं होएगी। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो काउंट नहीं होएगी। पब्लिक को ये अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते वो, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के सिग्निफिकेंस पॉइंट है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ नहीं, कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उसके बाद पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी जो है वो भी प्राइवेट कंपनी होती है। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती, एक्सीड। एक मिनट, ये केस तो हाँ, ये केस ओपीसी में भी यही केस था। उसके बाद और ये 50 लाख रुपीज़ नॉर्मल केस में है, लेकिन अगर कुछ गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिए फिर भी 10 करोड़ से ज़्यादा तो उसकी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए स्मॉल कंपनी की। अब आप सोच लो कि 50 लाख भी है, 10 करोड़ भी है, तो ये 10 करोड़ एक्सेप्शनल केस है कि अगर कोई एकदम से कुछ इवेंट हो जाता है और गवर्नमेंट रेज कर सकती है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं रेज कर सकती गवर्नमेंट। और ये पहले अमाउंट जो थी वो 5 करोड़ थी, अब ये 10 करोड़ हो चुकी है। उसके बाद जो टर्नओवर बता रखा है, जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ सेम ये 1% कंपनी जैसा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है तो 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और जो स्मॉल कंपनी है वो होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं हो सकती किसी और कंपनी की। वो सेक्शन 8 में रजिस्टर नहीं हो सकती। वो स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी बनी है तो वो चीज़ नहीं हो सकती स्मॉल कंपनी। सेक्शन 8 आपके दिमाग में आ रहा होगा सेक्शन 8 है क्या, तो होती होगी सेक्शन 8 के अंदर कुछ कंपनीज। तो ये दे रखी है, ये साल हमने पढ़ लिया है। स्पेशल एक्ट LIC जैसे स्पेशल एक्ट के बने हैं। अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखिए। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ये है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। उसकी मिनिमम शेयर कैपिटल जो होती है a company which is subsidiary of the company not being the तो लाल लगाया मैंने, लेकिन सो यहाँ पर पब्लिक कंपनी की कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि उसकी कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती कैपिटल की।
मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर 7 होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिटेड नहीं है। सब्सिडरी जो होती है पब्लिक कंपनी की, वो भी पब्लिक कंपनी में जाती है। अब से सब्सिडरी कौन सी होती है? सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसमें आगे हम पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी वो वाली होती है जिसमें जो कंट्रोल एंड कंपोजिशन एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल है। गूगल एक ग्लोबल वाला है और गूगल इंडिया है, तो गूगल इंडिया एक अलग कंपनी है। ये एग्ज़ाम्पल ठीक होगा देना। तो गूगल इंडिया जो है उसके जो मेजॉरिटी शेयर्स है वो गूगल ग्लोबल वाली करती है, ऑन करती है। और उसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल का मीनिंग है यहाँ पर कि जो डायरेक्टर है उसको अपॉइंट या रिमूव करने की पावर वो भी गूगल ग्लोबल के पास है। और उसकी जो मेजॉरिटी कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो भी गूगल में वाले है। तो फिर वो सब्सिडरी कंपनी होगी होल्डिंग की, ठीक है। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग राइट। हाफ मतलब कि 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट है। वोटिंग पावर मतलब कि शेयर्स 50% से ज़्यादा अगर शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग के पास है तो वो सब्सिडरी होती है, ठीक है। एक सेकंड। उसके बाद लेयर जो है होल्डिंग अगर किसी कंपनी की लेयर की बात कर रही है तो उस कंपनी की सब्सिडरी की बात हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, बाकी तीनों तो हमने देख ही चुके हैं। उसके बाद मतलब कि एक कंपनी की जैसे 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट होनी चाहिए, तो किसी भी एक कंपनी है वो किसी भी एक कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी हो सकती है। दो या दो से ज़्यादा की नहीं हो सकती। स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है और जो एक कोई प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, मतलब कोई पब्लिक कंपनी 50 या 50% से ज़्यादा शेयर्स बल्कि वोटिंग राइट वो करती है, ऑन करती है, तो फिर वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। उसके बाद एसोसिएट कंपनी वो है जिसमें अगर किसी कंपनी का सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है दूसरी कंपनी का, तो वो दूसरी वाली कंपनी उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी बन जाती है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कि 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट और टोटल पार्टी कंट्रोल ऑफ और द पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन एज। उसके बाद जॉइंट वेंचर मीन्स द joint agreement whereby the parties have joined
Control have right to the net asset of the arrangement. The total share capital means the agreement of paid up capital The term total share capital means the aggregate of the paid up capital plus convertible preference share. ठीक है ना, तो टोटल शेयर ऑफ कैपिटल ये होता है. अब ये है फिड्यूशरी कैपेसिटी. ये जो है ये वाला पॉइंट है ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा. अब है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल. लिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी होती है. तो लिस्टेड कंपनी वो होती है जो इशू कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, जो लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब जिसके शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक खरीद सकती है. और अनलिस्टेड कंपनी होती है जो लिस्टेड कंपनी नहीं होती, जो नहीं कर सकती. उसके बाद अदर कंपनीज होती है. गवर्नमेंट कंपनी वो वाली होती है जिसमें गवर्नमेंट का बल्कि जो गवर्नमेंट की जिसमें गवर्नमेंट का पेड अप शेयर कैपिटल जो है 51% से ज़्यादा हो. ठीक है. और इसमें गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है. उसके बाद फॉरेन कंपनी वो वाली होती है जो इनकॉर्पोरेटेड होती है आउटसाइड द इंडिया, बट उसका जो काम है, सर्विस, वो इंडिया में भी प्रोवाइड करती है थ्रू एजेंट्स, और अब अपना बिजनेस इंडिया में कंडक्ट करती है जो. उसके बाद कुछ कंपनीज जो सिर्फ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म होती है. ये सेक्शन 8 वाली कंपनीज आ गई, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे इसका. जो कंपनी सिर्फ चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म होती है उन्हें सेक्शन 8 वाली कंपनीज कहती है. तो ये चैरिटी प्रमोट करने के लिए होते हैं. कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए. उसके बाद इनका जो भी और ये मेंबर्स को वो नहीं दे सकती, डिविडेंड नहीं दे सकती. सारा का सारा प्रॉफिट ये अपना प्रमोशन ऑब्जेक्टिव में ही लगा देते हैं. इसके एग्जांपल है FICCI, उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया CII, इनके पीछे जैसे पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड लगाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है. ये सेक्शन 8 वाली कंपनी इसके पीछे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती. On registration, the company shall enjoy the same privilege and obligation. इसको लिमिटेड कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा. मतलब ये कंपनी अपने नाम पे वो कर सकती है, ये खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है कोई भी प्रॉपर्टी. उसके बाद रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पावर होती है कि वो ये इसका लाइसेंस रिवोक कर दे अगर वो अपना ऑब्जेक्टिव अगर जो कंपनी अपने अफेयर्स जो कर रही है वो किसी भी फ्रॉड या वायलेशन ऑफ
बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं कर रही, फ्रॉड पर्पस के लिए कर रही है और अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रही है। उसके बाद रेवोकेशन अगर कर दिया तो उनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कह सकती है कि ये वाली कंपनी को अमलगेट कर दो, मतलब मर्ज कर दो दूसरी कंपनी के साथ, सेक्शन 8 की दूसरी कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो और एक सिंगल कंपनी बना दी जाएगी जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी पावर राइट हो। ठीक है, अब सेक्शन 8 वाली कंपनी को पनिशमेंट भी जा सकती है। इफ अ कंपनी मेक अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिश्ड with a fine varying from 10 lakh to 1 crore rupees, and director and every officer of the company who is in default shall be punished with the imprisonment of the term, which may extend to the 3 years and 5 varying from 25,000 to 25 lakhs। तो जो अगर कंपनी ने कुछ कोई वायलेट किया, जो डिफ़ॉल्ट किया, अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको निभाने के अलावा कुछ कर दिया, तो कंपनी को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का फ़ाइन लगेगा और एवरी डायरेक्टर और ऑफिसर जो उस डिफ़ॉल्ट में शामिल था उसको भी फ़ाइन देना होगा 1 लाख से लेकर 25,000 से लेकर 25 लाख तक का, और उसको सज़ा भी मिल सकती है जेल की 3 साल तक की। ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 8 वाली कंपनीज के सिग्निफिकेंट अब रिवोकेशन में ये 3 चीज़ें हो सकती है, वाइंड अप हो सकती है, कन्वर्ट बल्कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में बन सकती है, मर्ज हो सकती है। अच्छा, सेक्शन 8 वाली कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 वाली कंपनी बन सकती है। अगर कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। उसके बाद जो कंपनी है वो फॉर्म होती है टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, रिवोकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये समरी है एक तरह से। उसके बाद है डोरमेंट कंपनी, where a company is formed and registered under this act for the future project, such company और एन इनएक्टिव कंपनी, बल्कि जो कंपनी सिर्फ पेपर पे ही बनाई जाती है, जो कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती, वो हम पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होती है। और या फिर इनएक्टिव कंपनी है जो, वो भी हम पढ़ेंगे इनएक्टिव कंपनी क्या होती है। वो सिर्फ पेपर वो या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होती है या फिर किसी भी एसेट को होल्ड करने के लिए होती है। ठीक है। अब इनएक्टिव कंपनी का है जो कोई भी बिजनेस
ऑपरेशन नहीं कर रही, या कोई भी जिसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की पिछले 2 साल से, 2 फाइनेंशियल ईयर से, और जिसने कोई भी एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिल नहीं की ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, उसे इनएक्टिव कंपनी कह देते हैं। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो भी होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अदर देन ये सारी पेमेंट ऑफ फी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट ऑफ फी मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू पेमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफिस एंड रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर कोई भी खर्चा किया है तो वो सिग्निफिकेंट में आता है, लेकिन ये 4 चीज़ें नहीं आती। उसके बाद निधि कंपनी। निधि कंपनी वो वाली कंपनी होती है, और निधि कंपनी से म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोल देती है। जैसे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये होता है, निधि कंपनी होती है। इसमें छोटे छोटे मेंबर्स या कोई भी कंपनीज वो बना लेते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं और आपस में अपना लोन देते रहते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके बाद IDFC कंपनी जो होती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो होती है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो कंडीशंस होनी चाहिए फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनने के लिए, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंडर बनी हो कंपनी, या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर बनी हो, उसकी पेड अप कैपिटल जो है, जो 51% जो शेयर है उसके पेड अप कैपिटल में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस है, तो PFI बन सकती है। उसके बाद आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन पे, कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती है। तो सबसे पहले तो प्रोमोटर होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा रखी क्लास में। तो प्रोमोटर वो होते हैं who has been named in the prospectus or its identity by the company as a annual return refer, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो गया है या जो कंपनी आइडेंटिफाई करती है उनके एनुअल रिटर्न में, उन्हें कहते हैं who has control over the affair of company directly indirectly whether as a shareholder, director or otherwise, in according with those advised director, institutional and the board of director as may be customized. In simple term we can say person who form the company are known as promoter. It is they who conceive the idea of forming the company. They take all the necessary steps for its registration. It should, however, be noted that the person acting only in the professional capacity are regarded as promoter.
अब कंपनी कैसे फॉर्म होती है? सबसे पहले मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज़्यादा, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा, 1 पर्सन कंपनी में 1 बंदा, वो पहले रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन 7 में प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। तो ये कुछ ये 6 पॉइंट है, 6-7 नहीं है, ज़्यादा है मेरे ख्याल से, 7 है। ये 7 चीज़ें सबसे पहले तो रजिस्ट्रार में फाइल करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल signed by all the subscriber to memorandum। ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द पर्सन हु इज़ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जो डिक्लेरेशन चाहिए एक पर्सन द्वारा, जो उसकी सीए हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, सीएस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है। एंड बाय अ पर्सन नेम इन द आर्टिकल, बल्कि जो डायरेक्टर या मैनेजर या जो भी सबसे पहला सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का, वो उस बंदे द्वारा, और एक सीएस या पोस्ट अकाउंटेंट द्वारा डिक्लेरेशन है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है और वो एक्ट के अनुसार पूरी हो चुकी है, और सारे के सारे रूल्स जो है वो कंप्लाइड हो रही है इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन चाहिए होता है कि सारे के सारे सब्सक्राइबर्स से और सारे के सारे फर्स्ट डायरेक्टर से ये डिक्लेरेशन स्टेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ही इज़ नॉट कन्विंस्ड इन एनी ऑफेंस रिलेटेड, ही convinced of any offense in connection with the promotion and the management of company. He has not found been guilty of any fraud, misdemeanors, or any breach of duty to company and under this act by any previous company law during the last 5 years. All the document filled by the registrar for registration of company contain information that is correct and complete and true and best of knowledge and belief। कि वो सबसे पहले तो कोई दोषी नहीं है पिछले 5 सालों तक, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है, और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ है, और कोई भी उसने ऑफेंस में वो कनेक्ट नहीं है, इन द ऑफेंस में शामिल नहीं है वो, रिलेटेड टू प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वो एक तरह से पूरा इनोसेंट बंदा है, जेन्युइन बंदा है। ये हर एक डायरेक्टर या हर एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम लिख कर देगा। उसके बाद 4th डॉक्यूमेंट है, हाँ जी, तो उसके बाद 4th डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होएगा कंपनी का, उसका एड्रेस पूरा का पूरा। उसके बाद जो सारे के सारे पर्टिकुलर्स है, जिसमें सारे के सारे नेम, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ सारे के सारे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, और सारी की सारी आइडेंटिटी प्रूफ इन केस द सब्सक्राइबर, अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, पहले से ही नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उनका सारा के सारा प्रूफ देना होता है। ये 5th डॉक्यूमेंट है, नहीं 6th है ये। अच्छा, सबसे पहले ये सब्सक्राइबर्स के, ये सारे के सारे उन पर्सन के जो आर्टिकल ऑफ
who are mentioned in article as the first subscriber of memorandum. मेंशन इन आर्टिकल, ये अलग पॉइंट है, मेंशन इन आर्टिकल। और हाँ, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म और अलोंग विद देयर कंसेंट टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे डिस्क्राइब। उसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट, सारे के सारे फर्स्ट डायरेक्टर जो है ऑफ द कंपनी और उनका कंसेंट। पर्टिकुलर provided in this provision shall be the individual subscriber, not the professional engaged in the corporation of the company। हाँ, ये सारे जो पर्टिकुलर्स हैं ये सारे के सारे सब्सक्राइबर्स के चाहिए, उस बंदे के नहीं चाहिए जो बनवा रहा है, जैसे जो CACS बनवा रहा है उस बंदे के नहीं चाहिए, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स के चाहिए ये वाले सारे डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ जहाँ पर सबमिट करवा दिए सारे डॉक्यूमेंट, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलेगा एक, और जिस जो डेट मेंशन है इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट पे, उस डेट से कंपनी को कंपनी का बर्थ हो चुका है, एक तरह से कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है, और उसको उसी दिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा जो उसकी एक यूनिक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी होगी कंपनी की। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसने प्रोवाइड किए इन सब की कॉपीज़ कंपनी को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी जब तक वो वाइंड अप नहीं हो जाती। ओके, उसके बाद है अगर कोई भी फॉल्स या इनकोरेक्ट इंफॉर्मेशन या कोई भी किसी भी मटेरियल फैक्ट के बारे में देता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो फ्रॉड माना जाएगा और वो लाइबल होगा अंडर द सेक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग। और अगर ये हमें पता चला है, एक तो हमें एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता चल गया कि वो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अगर इनकॉर्पोरेट होने के बाद हमें पता चला कि ये तो जो कंपनी बनी थी इसके डॉक्यूमेंट जो थे वो फॉल्स थे, तब तब भी फ्रॉड के लिए होगा सेक्शन, तब भी वो लायबल होगा फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है, उसके बाद जो सब सेक्शन नंबर 7 है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। जो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्ट, की कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपनी को, जो कंपनी फॉल्स या इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेट हुई है, ट्रिब्यूनल उसको
वो ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग चेंजेस। या तो हाँ, वो चेंजेस भी ऑर्डर कर सकते हैं कि चेंजेस लाओ अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज और इट्स मेंबर्स एंड इट क्रेडिटर, और डायरेक्ट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर शेल बी। अब ये बता रही कि ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, वो क्या क्या ऑर्डर कर सकता है। सबसे पहले तो वो कह सकता है कि चेंजेस लाओ, और फिर वो, या फिर वो कह सकता है कि मेंबर्स, तुमने जैसे फ्रॉड किया है तो तुम्हारी अब लायबिलिटी अनलिमिटेड होएगी। और जो और तीसरी चीज़ वो हो सकता है कि रजिस्ट्रार से कंपनी का नाम ही हटा दे, ठीक है ना। उसके बाद जो चौथी वो चीज़ कर सकता है कि कंपनी को ऑर्डर कर दे कि वाइंड अप करो, बंद करो कंपनी। उसके बाद फिफ्थ कर सकते हैं पास सच ऑर्डर एज में डीम फिट, कि कोई भी जो भी फिट ऑर्डर लगे कोर्ट को वो कर सकता है। और प्रोवाइडेड दैट कि ऑर्डर देने से पहले कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले ऑफ बीइंग हर्ड, कंपनी की सुनवाई हो। और द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू द कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर इनटू द बाय द कंपनी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन। और ट्रिब्यूनल को सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है कंपनी ने जो की है उसको कंसीडर करना चाहिए, जिसमें कंपनी की ऑब्लिगेशन इंक्लूड होती है। अब इतना लेंथी प्रोसेस से जाने की बजाय तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। उसने सेवरल इनिशिएटिव लिए हैं फॉर द ईज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, ये बताया था बस इतने में। अब है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वंस द कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड, गेट रजिस्टर्ड, उस क्या इफेक्ट होते हैं वो बता रखा है अब यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो इनकॉर्पोरेशन की डेट से बस सारे के सारे सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम उसके मेंबर बन जाते हैं, और वो कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। ठीक है ना, बल्कि कंपनी बन जाती है वो। उसके बाद वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और उसके पास परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, आना शुरू हो जाती है, और उसके पास पावर आ जाती है कुछ भी एक्वायर, होल्ड या डिस्पोज करने की। कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। और वो सू भी कर सकती है दूसरे को, और बीइंग सू भी हो सकती है। ठीक है, एलएलपी जैसे ही है। एलएलपी के तो 4 थे, इसकी ज़्यादा है। इसमें लीगल सेपरेट लीगल एंट्री बन जाती है। और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। उसके बाद अ लीगल पर्सनैलिटी इमर्जेस फ्रॉम द मोमेंट a company on registration acquire a separate existence and the law recognize it as a legal person, separate and distinct from its member। जो लॉ है उसको
एज अ लीगल पर्सन मानता है, or it may be noted that under the provision of the Act, the company may purchase the share of another company and thus become the controlling company. However, merely because company purchases all its share of another company does not serve the putting the company. एक मिनट, it has been stated and above the such company होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम ये। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसके सारे शेयर एक्वायर कर लेता है तब भी कोई कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं आता। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 वेयर द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल when registered shall bind the company and its member therefore to the same extent as if they respectively has signed the company and by each member and agreed to observe all the provision of memorandum and of article. All monies payable by the members to the company under the memorandum shall be debt due. बल्कि बाइंड कर देती है मेमोरेंडम और आर्टिकल, जो जब रजिस्टर हो जाते हैं तो वो बाइंड कर देती है कंपनी और मेंबर्स को। सारा का सारा जो भी पैसा देना होता है अगर कोई पैसा मेंबर अगर कोई पैसा मेंबर से लोन लिया होता है तो वो एज अ लोन ही माना जाता है कंपनी को। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल होती है वो सबसे पहले होती है नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। जो कैपिटल ऑथराइज होती है बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हो सकती है कंपनी की, उसे कहते हैं नॉमिनल और ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। उसके बाद है इशूड कैपिटल, जो पब्लिक को इशू कर देते हैं वो इशू कैपिटल होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट लग भी नहीं रहा मेरे को। सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक सब्सक्राइब कर देती है जितना शेयर, उसे सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल अप कैपिटल, जो कंपनी कॉल कर लेती है कि और पैसा सबमिट करवाओ। और पेड अप जो लोग करवा देते हैं, पेड अप सबसे छोटा अमाउंट होता है। उसके बाद शेयर्स, जो शेयर्स है वो शेयर कैपिटल होता है और उसमें स्टॉक्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल जो होता है वो दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आगे दो टाइप में होता है, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। शेयर्स जो होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी होती है,
शेयर्स जो होते हैं वो नंबर्ड होते हैं। अब काइंड ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में भी दो तरह के होते हैं। ये एक जिसमें इक्वल वोटिंग राइट होता है, एक जिसमें इक्वल वोटिंग राइट नहीं होता। जो टाटा कंपनी है, टाटा मोटर्स जो है, उन्होंने डिफरेंट वोटिंग राइट नाम से एक शेयर निकाले थे। ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कुछ प्रेफरेंस राइट कैरी करते हैं रिगार्डिंग द डिविडेंड और द फिक्स्ड डिविडेंड, उन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह देते हैं। इनको डिविडेंड सबसे पहले मिलता है इक्विटी शेयर से, और ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। और इनकी जो वाइंडिंग अप के समय इनकी रीपेमेंट सबसे पहले होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। Capital shall be deemed to be preference capital, despite that it is entitled to either or both of they that the respect of dividend, in addition to the preference right to the amount specified, that is in respect to capital. डिविडेंड के समय प्रेफरेंस से सबसे कुछ प्रेफरेंस राइट कैरी करते हैं, प्रेफरेंशिएबल शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और जो है कैपिटल रीपेमेंट के समय भी प्रेफरेंस राइट कैरी करते हैं। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है डिफाइन करता है द स्कोप एंड द पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद इन इट अनेबल shareholder, creditors and all those who are dealing with the company to know the powers cannot depart the जो मेमोरेंडम ऑफ होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और कोई भी बंदा अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये एज्यूम किया जाता है कि उसने ये पढ़ रखा है, उसको सारा कुछ कंपनी के बारे में नॉलेज है। ठीक है ना, आगे ये चीज़ बहुत आएगी। उसके बाद कुछ टेबल्स होते हैं, टेबल ABCDE बताता है अलग अलग कंपनियों के बारे में। मेमोरेंडम
उसका कैसा फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद क्या कंटेंट होना चाहिए मेमोरेंडम में। सबसे पहले नेम क्लोज होना चाहिए, जो कि नेम बताता है कंपनी का। उसके बाद रजिस्टर ऑफ इट क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद लाइबिलिटी क्लोज होनी चाहिए कि लाइबिलिटी बाय शेयर्स है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड है, कैसे। उसके बाद कैपिटल क्लोज होना चाहिए। उसके बाद एसोसिएशनल क्लोज होना चाहिए। It is noted that the company, being a legal person, can through his agent subscriber to the memorandum is sign off. कि जो शेयर्स है वो कितने शेयर्स में डिवाइड होएगी, नंबर ऑफ शेयर क्या होएगी। एसोसिएटिव जो क्लोज है that the company may be legal through its agent subscriber to however minor कंपल्सरी क्लोज भी होता है कुछ। उसके बाद हाँ ये होती है 6-7 ये क्लोज होते हैं, ठीक है। और डॉक्ट्राइन अब है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है कि अल्ट्रा वायरस होता है कि बियॉन्ड, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि बियॉन्ड पावर। अगर कोई कंपनी उसके ऑब्जेक्टिव के बाहर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो वो अल्ट्रा वायरस कर देती है अपने मेमोरेंडम ऑफ इससे एसोसिएशन से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर चली जाती है। तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो वाली ट्रांजैक्शन वॉइड बन जाती है। ये चीज़ कहता है एनी एक्ट डन or a contract made by the company which travel beyond the power of not only of the direction but also of the company। मतलब कि डायरेक्ट, मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से तो बाहर ही जाता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भी बाहर चल जाता है तो वो वॉइड होता है और कंपनी उसके लिए कोई बाइंड नहीं करती। मान लो एक केस है कि कंपनी सिर्फ उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम ही करेगी, और फिर कंपनी किसी को लोन दे देती है, ठीक है। तो फाइनेंसिंग का काम शुरू कर दिया जो कि उसके मेमोरेंडम में है ही नहीं। तो दूसरा बंदा अगर पैसे लेकर भाग भी जाए या कंपनी उससे कोई भी कोलेटरल ले लो और पैसे ना दे, तो बंदा जो है वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने या तो क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को बाइंड ही नहीं करता उससे, तो ये पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है वो हमेशा कंपनी के साथ ही वो करता है, कंपनी के सपोर्ट में ही बात करता है। क्योंकि मैम ये एज्यूम किया जाता है मेमोरेंडम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको
पब्लिक इंस्पेक्शन की जाती होगी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डीम है कि पावर ऑफ कंपनी सबको पता है। ये कैन नॉट बी रेक्टिफाई हो सकता है बल्कि, क्योंकि अब आगे हम देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसमें उसमें क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाते हैं लेकिन मेमोरेंडम के अंदर अंदर जाते हैं। तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर द्वारा। लेकिन ये जब डॉक्टर अल्ट्रा वायरस होता है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता शेयर होल्डर द्वारा। ये केस लो दे रखा है, ये याद करना हो तो कर लीजिएगा। इसमें क्या था, ये 5 काम कर सकती है, लेकिन कुछ और कर दिया होगा तो नहीं हुआ। नल एंड वॉइड हो जाता है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, शेयर होल्डर भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और ये पढ़ रहा हूँ मैं। अगर डायरेक्टर के बाहर से जाता है, एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ये अभी याद रखना है आगे। ये डायरेक्टर, ये एसोसिएशन और ये मेमोरेंडम। अगर डायरेक्टर के बाहर जाता है तो शेयर होल्डर कुछ कर सकते हैं। और ये एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाता है तो भी शेयर होल्डर कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं जनरल मीटिंग मिलाकर या स्पेशल रेजोल्यूशन निकाल कर। ठीक है ना। अगर डायरेक्टर के बाहर जाता है तो जनरल एक कोई भी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है जनरल मीटिंग में, तो उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन बनता है जनरल मीटिंग में, लेकिन फिर भी रेक्टिफाई हो सकता है। अगर इसके बाहर चल जाता है, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के बाहर चल जाता है, तब कुछ नहीं हो सकता, तब तो नल एंड वॉइड है एग्रीमेंट। और ये कंपनी के लिए तो मेन एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज नहीं है। प्रोटेक्शन ही करता है वो शेयर होल्डर और इसकी, इसलिए हम आगे देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस भी होती है इसकी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल अफेयर, बल्कि कि कंपनी का ये तो बाहर हो गया। अब इंटरनल अफेयर कैसे बताता है, वो चीज़ बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक सेकंड। अब इसमें बताया जा रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है और पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये भी एक, वैसे राइट, और जिसमें राइट और ऑब्लिगेशन लिखे होते हैं बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा होता है, 1 to 8 ये पॉइंट्स दे रखे हैं। हेलो। तो ये फीचर्स पढ़ रहे थे ये कि क्या क्या कंटेंट या प्रोवाइड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्शन 5 बताता है कि सबसे पहले तो वो रेगुलेशन, सारी की सारी रेगुलेशन कंटेन करता है। इंक्लूजन ऑफ मैटर्स,
कुछ भी एडिशनल मैटर अगर हो कंपनी से रिलेटेड, मतलब कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो कंटेन करता है। कंटेन प्रोविज़न फॉर इंट्राचमेंट, अगर किसी को चीज़ को प्रोटेक्ट करना है उसके प्रोविजंस कंटेन करता है। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्राचमेंट प्रोविज़न। कि जो प्रोविज़न है, जो भी होता है, वो जो इंट्राचमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होता है, वो तो एक तो फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है, और अगर अमेंडमेंट उसमें लानी है तो प्राइवेट कंपनी में सारे के सारे पार्टनर एग्री करने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन डालकर ही प्रोविजन अमेंडमेंट हो सकती है। नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर इंट्राचमेंट प्रोविजन वेयर द आर्टिकल कंटेन द प्रोविजन ऑफ नोटिस टू रजिस्ट्रार। ठीक है, एक सेकंड में देख लूँ इंट्राचमेंट प्रोविज़न होते क्या है। अच्छा, इंट्राचमेंट पब्लिक प्रोविज़न होते हैं जैसे जो किसी चीज़ को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, वो पब्लिक प्रोविज़न होते हैं इंट्राचमेंट। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट्स तो इंट्राचमेंट से रिलेटेड थे। उसके बाद फॉर्म ऑफ आर्टिकल जो है ABCDE तक तो मेमोरेंडम के फॉर्म थे। उसके बाद FGHIJ वो ऑफ शेड्यूल 1 में फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स मौजूद हैं, मॉडल आर्टिकल। उसके बाद कंपनी रजिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज़ रजिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। Following are the key difference between the memorandum of association and the memorandum of article। ये वाला पॉइंट अभी मेरे को समझ नहीं आया, बाद में देखूँगा। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, वो उसमें ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ कंपनी वो डिफाइन होता है MOA में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रिगार्डिंग फॉर इंटरनल मैनेजमेंट होता है। रिलेशनशिप जो होता है वो जो मेमोरेंडम ऑफ MOA जो है वो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन बताता है, और AOA जो है कंपनी और इट्स मेंबर के बीच में रिलेशन बताता है। मेमोरेंडम में अल्टर सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टांसिस में हो सकता है, और उसमें रीजनल मैनेजर और ट्रिब्यूनल की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो सिंपल एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर अल्टर किया जा सकता है। उसके बाद अल्ट्रा वायरस जो है कि अगर उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्ट्रा वायरस कर दिया तो वो रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता और वो नल एंड वॉइड होता है। लेकिन अगर AOA को अल्ट्रा वायरस कर दिया और वो MOA के अंडर है तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं होता, तो वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी यही कहता है कि ये कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए टू एनी पर्सन बाय पेइंग अ नॉमिनल फी। सो
तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये सारा कंटेंट सभी को पता है, और ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं, जो सबको पता है होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है एक्सेप्शंस है टू दिस कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, तो आउटसाइडर हैव डीप टू नो द इंटरनल अफेयर ऑफ, बल्कि अगर अगर मान लो एक कंपनी के रूल है कि अगर किसी को कोई भी मान लो एक कंपनी का रूल है कि अगर किसी को कोई भी सामान लेना है तो डायरेक्टर उसकी परमिशन लिख कर देगा। अब कोई कस्टमर आता है तो उसको तो ये तो नहीं पता कि कंपनी के डायरेक्टर की परमिशन चाहिए। तो ये चीज़ नहीं पता आर्टिकल को कि इंटरनल अफेयर ऑफ कंपनी के बारे में। तो ये चीज़ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आती है। ये चीज़ एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। इसमें क्या था, कोई लोन ले रखा होगा इन्होंने, तो और फिर बाद में कंपनी कह देती है कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर हैज़ ओनली पावर टू बोरो अप द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द कंपनी। तो द रिलेशन हैज़ बीन पास नॉट स्पेसिफाइड हाउ हैज़ बीन पास्ड but not specifically how much the director could borrow. ठीक है, held this were decided that the bond is valid, and he said that the bank has deemed to where the director could borrow money only at the could not deem to know the ordinary अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो बैंक को पता हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है इंटरनल अफेयर से रिलेटेड तो वो बैंक को कैसे पता चलेगा। तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होएगा। ठीक है, अब इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस टू एक्सेप्शंस है कि एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ एग्रीमेंट, कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर उसको ये चीज़ पता है कि या ये नोटिस है, या उसको पता है कि ये इनरेगुलरिटी है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नहीं है। ये तो सिर्फ इनोसेंट के केस में है, ये चालाकी वाले केस में नहीं है ऐसे। उसके बाद स्पेकुलेटिव और इनरेगुलरिटी, वेदर सर्कस also notably where the circumstances and the surrounding contract suspicious and therefore invite inquiry. Person dealing with the company is put up with an inquiry. For example, the transaction is unusual and not ordinary. It is duly to make the necessary inquiry. अच्छा, अगर आउटसाइडर ने ही इंक्वायरी नहीं की और अगर उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उसने नहीं की, तो ये वाला डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता। उसके बाद है 480। which might otherwise affect the
ये 3 जो है ना, ये 3 आपको खुद करने हैं, ये होमवर्क है आपका। ये 3 आपको खुद करने हैं, ये होमवर्क है आपका। ये मैं बाद में पढ़ूँगा। और इसके साथ अब क्वेश्चन आंसर जो है ये कल करी जाएगी, और अब मैं लो के आंसर क्वेश्चन आंसर लिखूँगा। और अभी दिखाता हूँ, मैंने अकाउंट्स का तो कर लिया। ओके बाय।